Good evening dear students, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये सेकंड लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट करते हुए इसी टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, और जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको काफ़ी बातें जो मैं यहाँ पर अब थ्योरेटिकली पढ़ाऊँगा वो बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जैसे जैसे अब ऑनलाइन आपको क्लासेस पढ़ाने की हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ रहे हैं, उनको मैं इसमें अपने लेक्चर्स में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और होप आपको ये बढ़िया लगेगा कि अगर हम सिर्फ वही कि मैं आपको टॉपिक लिखूं और सारा का सारा बोर्ड पे लिखता चला जाऊं, वो तो एक क्लासरूम टीचिंग टाइप हो जाएगी। तो आपको, क्योंकि इंटरेक्शन तो अब यहाँ पर हम कर नहीं पा रहे एक दूसरे के साथ, तो हो सकता है कहीं डाउट आपके दिमाग में रहे, तो वो आपके दिमाग में डाउट ही रह जाएगा, क्योंकि मैं तो बोर्ड पे लिखता चला जाऊँगा और आप नोट्स बनाते चले जाएंगे। तो सुबह मॉर्निंग में भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर डीपली अंदर जाने की कोशिश करें और उसको समझने की कोशिश करें। नो डाउट आपको बिल्कुल, जब तक आप उसको आपको इंटरेस्टिंग नहीं खुद बनाओगे तब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ अब आज फिर से दोबारा देखो, आज इस वीडियो में आप कुछ नया नज़र आएगा आपको, तो वो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ नया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो अब मैं सीधा आपको अपने लेक्चर की तरफ लेके चलता हूँ। अब लेक्चर पे जाते हैं। टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और उसी का ही मैंने प्रोसेस यहाँ पर बताया है कि मैंने ये बीकर के अंदर पानी लिया, मैंने NaCl लिया और इस NaCl को इसके अंदर ऐड कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐड का बटन है, और ये तैयार हो गया NaCl का सॉल्यूशन। सोडियम सॉलिड है, पानी लिक्विड है, तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बन गया है। तो अब आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आज का जो टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है। अब इसमें इस टॉपिक को याद करने के लिए मेन पॉइंट्स टू बी रिमेंबर फॉर दिस टॉपिक, मुख्य कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको आप दिमाग में रखेंगे, जिनका नाम मैंने लिख भी दिया कीवर्ड्स, और वो 4 निकल कर आए हैं। अगर ये 4 वर्ड्स आपको समझ आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका जो टॉपिक है वो माइंड में क्लियर हो गया। आपको ज़्यादा नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं। आपको अगर बात समझ आ जाती है तो आप उसको अपने आप ही लिख कर दूसरे को बता सकते हैं। तो मैं अब आपके साथ इसके जो कीवर्ड्स है दैट इज वन इज dissolution, second is crystallization, third is saturated solution and fourth is solubility। तो ये 4 मेन पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपने ध्यान से सुनना है कि ये कैसे वर्क करता है, क्या है इसके बारे में। तो ये जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं फिर से वहीं पर ले चलता हूं। पानी लिया, ये नमक मैंने इसमें डाल दिया बेटा, 1 चम्मच डाला, दूसरा चम्मच डाला, तीसरा चम्मच डाला, और साथ साथ स्टरिंग करता जाता हूं और ये हमारा सॉल्यूशन तैयार होता चला जाता है। अब जब एक ऐसा पॉइंट आता है जब मैं इसके अंदर फर्दर NaCl ऐड करता हूं, एक सॉल्यूशन बनने के बाद, अब मैं देखता हूं कि NaCl जो है नीचे यहाँ पर सेटल डाउन होने लग गए, यहाँ से नीचे हमारे सेटल डाउन होने लग जाते हैं। मैं इसको स्टरिंग भी कर रहा हूं लेकिन ये सॉल्यूशन में नहीं जा रहे हैं। वो सॉल्यूशन क्या हुआ, उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
इस प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम से समझेंगे, और जब इसको डीप स्टडी किया गया तो देखते हैं कि जो NaCl के पार्टिकल्स हैं कुछ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं, घुल रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, और कुछ पार्टिकल्स दोबारा सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं इसी सॉल्यूशन के अंदर, जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करेंगे, और उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो इस बात को मैं दोबारा आपके साथ रिपीट करने जा रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना है मैंने क्या बताया, और आपको क्लियर समझ आएगा कि क्या बताया जा रहा है। आपने एक सॉल्यूशन बना लिया था, सॉल्यूशन बना लिया है, और उसके बाद आप फिर से एक और चम्मच NaCl का इसमें डाल रहे हैं। जब NaCl का स्पून डालते हैं और उसके बाद स्टरिंग रॉड से उसको स्टर करते हैं, तो आप देख रहे हैं, जब स्टरिंग रॉड आपने निकाल लिया तो देखेंगे कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर नहीं घुल रहे हैं। तो जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी किया जाता है तो वो क्या देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स जो है, जो इसमें पड़े हैं कारण वो डिसॉल्व होकर इसमें जा रहे हैं, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, और कुछ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में से दोबारा सॉलिडिफाई हो रहे हैं, सॉलिड बन रहे हैं, क्रिस्टल्स बन रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब अब इसकी कैपेसिटी नहीं है कि इसके अंदर और NaCl घोला जा सके, मतलब ये अब पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है, फिक्स हो चुका है, अब इसके अंदर और गुंजाइश नहीं है NaCl डालने की। तो वो बन गया हमारा क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो आपके 3 वर्ड्स क्लियर हो गया, डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है, हिंदी में बता रहा हूं आपको, कितनी मात्रा सॉल्यूट की ग्राम्स में ली गई, जिसको 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर घोला जा सकता है एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड at a given temperature and pressure is called as solubility। तो अब आपको इस टॉपिक के अंदर चारों वर्ड्स क्लियर हो गए कि भाई किस तरीके से सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। तो होप यहां तक आपको बिल्कुल आपके स्पष्ट क्लियर हो गया होगा कि एक एक पॉइंट मैंने आपको बारीकी से समझा दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसी के से रिलेटेड टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि घुलनशीलता को प्रभावित करते हैं। फैक्टर नंबर 1 है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड सेकंड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर सुबह किया था, और पिछला एक्सपेरिमेंट वाला जो मेरा लेक्चर है उसको जरूर देखें। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल है बेसिक, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर एक जैसी है तो वो आपस में मिल जाएंगे, अगर उसमें थोड़ा सा भी फर्क है तो वो नहीं घुलेगा। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कैसे प्रोसेस में ये जाकर घुलता है तो वो मैं प्रैक्टिकली इसके बारे में थ्योरेटिकली बताऊंगा यहाँ पर, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल। उससे पहले ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने लिखना है कि जो पोलर केमिकल्स हैं पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में घुलते हैं, क्रॉस नहीं होते हैं। और सुबह भी डिस्कस किया था कि कहीं पर एक्सेप्शंस हैं कि जैसे आप बोलोगे कि अल्कोहल है, अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी में घुल जाता है, बट अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप्स होते हैं और वो पानी के साथ जाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, और इस कारण से उनमें घुलनशील है।
ठीक है, तो आपने ये एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो वो आपने माइंड में रखना है क्लियर। लेकिन 99% के केसेस में जो बेसिक प्रिंसिपल लगता है दैट इज द सॉल्युबिलिटी रूल, व्हाट दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, इनके अंदर आप तापमान को अगर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, इस बात को ध्यान से समझना है कि सॉल्युबिलिटी तापमान के साथ बढ़ती है कौन से केमिकल के अंदर, NaCl के अंदर, KCl के अंदर, NaNO3 के अंदर और पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर। ये नोट डाउन करने हैं आपने बेटा। सॉल्युबिलिटी तापमान के बढ़ाने पर घट जाती है, वो कौन से केमिकल है? सीजियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और तीसरा हमारे पास ऐसे भी केमिकल्स हैं जिसके अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी है वो ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, रिमेन्स कांस्टेंट। और उसके केमिकल्स हैं कैल्शियम क्लोराइड 6 वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में 2 पॉइंट्स आपने कवर करने हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सेकंड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब जो इनकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं अब इसके इस पार्ट में अगले टॉपिक में शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपके सामने बताया, तो अभी आपको ये पूरा टॉपिक आपके माइंड के अंदर पिक्चराइज हो गया होगा, समझ आ गया होगा और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अब मैं आगे लिए चलता हूं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, फर्स्ट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बिल्कुल सिंपल है, देखिए आप, बिल्कुल मैंने ये एनलार्ज कर लिया, ये मैंने बीकर ले लिया। बीकर के अंदर आपने क्या लिया है? पानी लिया। मैंने पानी ले लिया, वाटर, और इसमें आपने क्या डाल दिया? NaCl क्रिस्टल्स। What are these? NaCl। अब कैसे ये जाके सॉल्यूशन बन जाता है? एक्सपेरिमेंटल व्यू से आपने देख लिया, लेकिन प्रैक्टिकल व्यू से ये कैसे हुआ, इसका क्या मैकेनिज्म है, वो मैं आपके समझाने लग रहा हूं। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, इट इज लाइक दिस, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। और NaCl पता ही है, जैसे सॉल्यूशन में जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब Na पॉजिटिव आयन को इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से सराउंड करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के सामने कौन आएगा? नेगेटिव आएगा। अट्रैक्शन तभी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और इसी प्रकार से Cl नेगेटिव के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से सराउंड करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। और
जब ऐसा होगा, जब नेगेटिव आयंस पानी के कण के पास आएंगे तो यहां पर जब भी न्यूट्रलाइजेशन होती है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज। और एनर्जी रिलीज जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी या एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने प्रोसेस बताया कैसे एक आयन जो है किस तरीके से पानी में जाकर घुल जाता है। इसकी पूरी मैकेनिज्म, पूरा प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश की है। भाई एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक एनर्जी आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था जिसका नाम है लैटिस एनर्जी। जब कोई भी कैटायन और एनायन आपस में जुड़ता है तो बॉन्ड बना लेता है और उसके दौरान निकलने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। अभी ये NaCl था, मैंने बोला कि ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया, तुमने मान ली मेरी बात, लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल हुआ कि ये अपने आप टूट जाता है? ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब लैटिस एनर्जी इनके बीच की जो है इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी से जोड़ा जाएगा। जब हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी तभी ये जो हमारा कोई भी सॉल्ट है वो टूटेगा सॉल्यूशन के अंदर जाकर, और टूटेगा तभी वो क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। तो दोबारा मैं आपके साथ रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी सब्सटेंस तभी घुलनशील होती है जब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू लैटिस एनर्जी की वैल्यू से क्या होती है, ज्यादा होती है, ग्रेटर। तभी केमिकल्स क्या होते हैं, सॉल्युबल। अगर ये लेस आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। तो अभी तो मैं क्योंकि आपके साथ सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहा हूं तो इसके बारे में नहीं डिस्कस करना है अभी, लेकिन वैसे आपके नॉलेज के लिए ये बात पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि जब इस तरीके से आयंस आपस में मैकेनिज्म हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, इस हाइड्रेशन एंथैल्पी ने इसके लैटिस को तोड़ दिया, और तोड़ने से जो है आयंस अलग अलग हो गए और इस तरीके से घुल गए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दिस इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये बिल्कुल पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। It is also very easy to remember. Keywords मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम्पल्स करा चुका हूं, सिर्फ अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उस पे हमें ध्यान देना है। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान से आप सुनेंगे तो मेरी बात को समझ पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। पहले मैंने सबसे पहले ए पार्ट में पढ़ाया कि टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ी। इसमें ऐसा कैसे हुआ? आपको मैंने बताया, आपने मान ली बात, मेरी बात, लेकिन बात ऐसे मानने से तो नहीं चलेगी। आप पूछोगे सर ये कैसे हो गया, तो उसी की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस एनर्जी इज इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। इक्वेशन लिखी है मैंने, सोल्यूट नमक, पानी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तब बन रहा है सॉल्यूशन। तो अब हमने +1 में एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो आपको याद रखना है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल इसमें लागू हो रहा है कि जब एनर्जी प्लस हो रही है तो ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसको ऊर्जा मिलेगी तो ये इक्विलिब्रियम जो है कहां शिफ्ट होएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इस कारण से घुलनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बात को
अगर किसी को नहीं भी समझ आया होगा तो उसे समझ आ जाएगा, एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर, इसका पहला पार्ट है टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। आपने मेरी बात मान ली, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया, सर ऐसा कैसे? उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस एनर्जी इज सॉल्यूशन। सॉल्यूट नमक लिया था, पानी लिया और एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और सॉल्यूशन बना। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसमें जब हम ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाएंगे कि तापमान के बनाने पर एनर्जी इसको और मिलेगी, एनर्जी मिलने पर रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन और ज्यादा बनेगा। तो क्या बन गई? सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड पॉइंट, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? टेम्परेचर बढ़ाया गया लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, घट गई। ऐसा क्यों हुआ? प्रोसेस है हमारे पास, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्विलिब्रियम गिव्स यू सॉल्यूशन प्लस एनर्जी। अब आप देख रहे हैं एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। अब तापमान बढ़ाओगे तो एनर्जी इधर है, इधर एब्जॉर्ब होगी, तो ये सॉल्यूशन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आएगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग होने लग जाएगा। तो इसका मतलब घुलनशीलता क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। इसमें भी हमने कौन सा प्रिंसिपल लगाया? ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो दोबारा मैं इसी पॉइंट को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बी पॉइंट है टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। कैसे घटती है डियर स्टूडेंट्स? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्लस एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो इधर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहां से ये रिएक्शन को पीछे ले आएगा, और पीछे ले जाने का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब सोल्युबिलिटी क्या हो गई? घट गई। अब हम लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है। टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी remains a constant, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा कैसे? कैल्शियम क्लोराइड 6 वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ही आपने इसको पानी में डाला तो ये हाइड्रेटेड जो मॉलिक्यूल था ये एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो गया, और एनहाइड्रस में होने के बाद ही ये क्या करेगा? फिर से आयंस में टूटेगा। तो जितनी भी एनर्जी हम इसको देंगे तापमान में तो वो इसके अंदर ही यूटिलाइज हो जाएगी। इसलिए सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज नहीं होती इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के अंदर। तो आपने याद रखना है जो भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं लाइक कॉपर सल्फेट, 5 वाटर मॉलिक्यूल, ये सभी केमिकल्स के अंदर हमारी जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तापमान के बढ़ाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, होप। और आपने इसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब तक आपको ध्यान से सुनेंगे नहीं तब तक आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे। जहाँ से भी कहीं डाउट होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको डाला हुआ है, तो व्हाट्सएप पे आप इस क्वेश्चंस को लिख कर पूछ सकते हैं जहाँ पर आपको कहीं से भी डाउट आता है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो साइड पे सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट आपको वीडियो मेरी मिलती रहे। आपको जितने भी नॉलेज शेयरिंग है वो आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर
फॉर वॉचिंग माई वीडियो।